बेटी से रिश्ता। कहानी मयंक और विभा की है। मयंक एक अच्छी नौकरी करता था, लेकिन विभा की जाति का ना होने के कारण विभा के माता पिता शादी के लिए नहीं मानते हैं। पर जब दोनों अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं तो क्या है विभा, 6 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन एक दिन नहीं गया कि तुम माँ पापा को याद कर परेशान नहीं होती। मैं कितनी कोशिश करता हूँ कि तुम सब भूल जाओ। कोई नहीं भूल पाता है मयंक। माँ पापा को कोई कैसे भूल सकता है। तभी सास का फोन आता है। मान लो विभा से बात कर लो, आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। बेटा विभा, मैं आ जाऊं? हम दोनों चलेंगे तेरे माँ पापा के पास। बोलो। ना माँ जी, वो आप लोगों को कुछ बोलेंगे तो मुझे और भी बुरा लगेगा। आखिर आप भी मेरी माँ ही तो हैं। अरे सुन लेंगे ना यार, कोई बात नहीं, बोलेंगे ही ना। चलो माँ, मैं फोन रख रहा हूँ। वो क्या है ना, आज विभा को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। बहुत दिनों से इसके सर पर लगातार दर्द हो रहा है। अरे हाँ हाँ, ले जा बेटा, सर दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसे भी ना बहू सोचती बहुत है। मयंक माँ का फोन रख देता है और दोनों कार से अस्पताल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग अस्पताल जाते हैं, विभा को स्ट्रेचर में नर्स उसकी माँ को लेकर जा रही दिखती है। मयंक, माँ, मयंक वो मेरी माँ है। इतने सालों बाद दिखी भी तो इस हाल में मैं उनके पास जा रही हूँ। अरे रुको, कहीं वो लोग तुम्हें देखकर और परेशान ना हो जाए, या फिर तुम्हें कुछ बोल ना दे विभा, तुम फिर परेशान हो जाओगी। मयंक, कैसी बात कर रहे हो? वो माँ है मेरी। विभा पास खड़े अपने चाचा चाची से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वाह, तेरे जैसी बेटी जिसकी हो वो तो मर ही जाए तो अच्छा है। वैसे पार्क में पैर फिसला है तेरी माँ का, रीढ़ की हड्डी टूटी है। रिद्धि को चाची की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। शायद वो सुन ही नहीं रही थी कि चाची क्या कह रही थी। वो सीधे माँ के कमरे में जाती है। कौन है आप? ये मेरी माँ है, मेरा नाम रिद्धि। रिद्धि नाम है ना आपका? दर्द में भी ये आपका ही नाम ले रही थी। हाँ, ये सुनते ही रिद्धि का कलेजा मुंह में आ जाता है। ये वही माँ है जिसने कड़े शब्दों में ये कह दिया था कि अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म। फिर रिद्धि का पति मयंक भी वहां आ जाता है। सामने खड़े होते हैं रिद्धि के पिता। पापा, क्या हुआ माँ को? वो पार्क में गिर पड़ी, रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। रिद्धि पिता की तरफ देखती है, लेकिन पिता मुंह फेर लेते हैं। पता है मयंक, माँ दर्द में मेरा नाम ले रही थी। मेरी माँ मुझे याद कर रही थी मयंक। मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगी, देख लेना। हाँ रिद्धि, हम मिलकर माँ का ख्याल रखेंगे, उन्हें फिर से खड़ा कर देंगे। लेकिन भैया कहाँ है? रिद्धि पिता के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। पापा, भैया कहाँ है? वो अमेरिका में है, वो नहीं आ पाएगा। रिद्धि फिर माँ की ओर ध्यान कर लेती है। उस पूरी रात रिद्धि माँ को देखती खड़ी रहती है। पिता मन ही मन सोचते हैं, जब इतना ही प्यार था तो क्यों चली गई किसी एक अजनबी के लिए हम सभी को छोड़कर। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। आपकी वाइफ को होश आ गया है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? जी नहीं, वो बार बार अपनी बेटी का नाम ले रही है। रिद्धि बेटा, तुम अंदर चली जाओ। माँ रिद्धि को देखकर रोने लगती है। बेटा, माँ के गले लग जा। मैंने तो सोचा था तेरा चेहरा देखे बिना ही मर जाऊंगी। ऐसे कैसे? भला मैं अपनी माँ को कुछ कैसे होने दे सकती हूँ? माँ उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठ नहीं पाती। देखिए, आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। रुको माँ, मैं हूँ ना, मैं पिलाती हूँ पानी अपनी माँ को। कोई और नहीं आया? तेरे चाची चाचा आए थे माँ, पर शायद मुझे देखकर चले गए। जाने दे, इस वक्त भी पुरानी रंजिश देख रहे हैं। और रंजिश भी कैसी? माँ अपनी बेटी से नाराज ही तो थी। रिद्धि अब पूरे समय माँ के साथ रहती है। उनके हर काम को करने में उनका सहारा बनती है। फिर एक रोज, आज आपको चलने की कोशिश करनी थी, लेकिन हमारे फिजियो के डॉक्टर नहीं आए जो आपको पकड़कर चलाते, तो फिर आज। डॉक्टर साहब, मैं हूं ना, मैं माँ को चलने में मदद करूंगी। रिद्धि माँ को चलाती फिराती
उनके खाने पीने का ख्याल बैठ जाते हैं। लेकिन अगले दिन सास ने दोनों बहुओं को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली शाम रसोई से बर्तन धोने की आवाज आती है। दीदी, अभी तो हम रसोई में गए भी नहीं, फिर ये बर्तन धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो अनुज बर्तन मांज रहा होता है, रोहन धो रहा होता है और बूढ़ी सास पार्वती खाना बनाने लगती है। ये देख उन दोनों को बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये आप सब क्या कर रहे हैं? बहू, अब तुम दोनों से तो ना बर्तन धुलते हैं ना खाना बनता है, तो हमने सोचा हम खुद ही ये काम कर लेते हैं ताकि हमें रात की रसोई खाना तो नसीब हो। तुम दोनों जाओ और आराम करो। नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी रहते आपको ये सब काम करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, हमसे भूल हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारे रहते हमारे पतियों को जूठे बर्तन और माँ जी आपको खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप सब बाहर जाइए, हम 1 घंटे में खाना बनाकर लाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो रहने देते हैं। चलो बेटा। माँ और बेटे बाहर आकर खूब हंसते हैं और एक दूसरे को आंख मारकर कहते हैं, मिशन सक्सेसफुल। एक रोज शाम के वक्त हिना अपनी माँ के साथ बैठी हुई होती है। तभी वो अपने फोन में अपनी माँ को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, माँ ये देखो, ये लड़की कितनी मॉडर्न एंड टॉल है, ये मेरे भैया के साथ एकदम फिट बैठेगी। तभी उस घर की बड़ी बहू मानसी वहां आती है। चलिए माँ जी, हिना दीदी खाना लग गया है। बहू यहाँ तो आ, ये देख हम तेरे देवर के लिए रिश्ता.com की साइट पे लड़की ढूंढ रहे हैं जो कि सुंदर होने के साथ साथ अमीर भी है। अब तेरे गरीब मायके वालों ने दहेज के नाम पर 1-2 चीज पकड़ा दी बस, इसलिए अब मैं अपनी छोटी बहू अमीर खानदान की लाऊंगी जो कि भर भर कर दहेज लाए। हाँ, वो अपनी बड़ी बहू को ताने दे ही रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा हितांश एक मॉडर्न लड़की के साथ घर आता है। उन दोनों के गले में वरमाला डली हुई थी। हितांश बेटा, ये लड़की कौन है? माँ ये जूली है और हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? मैं नहीं मानती इस शादी को। हाँ तो किसे फर्क पड़ता है आपके मानने या ना मानने से? वैसे भी वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं जानती हूँ, जरूर इस डायन ने ही तुझे भड़काया होगा। मैं इस डायन को हरगिज अपनी बहू नहीं मानूंगी। भले ही आप ना मानो, लेकिन लीगली तौर पर मैं ही तो हूँ आपकी बहू। इसलिए अब जल्दी से जाइए और आरती की थाली लाकर मेरा गृह प्रवेश कीजिए। सास बेमन से अपनी नई बहू का स्वागत करती है। जूली हितांश के साथ अपने कमरे में चली जाती है। हे राम, माँ अपनी इस नई छैल छबीली के तेवर देखे, इसके तो रंग ढंग ही अलग है, बड़ा ही घमंड है इसमें। तू चिंता मत कर बेटी, कल इसका ससुराल में पहला दिन है, तुम देखना अगर मैंने भी इसका घमंड चूर चूर नहीं किया तो। अगले दिन सुबह हितांश के पिता यानी जूली के ससुर अपनी पत्नी से कहते हैं, विमला देखो तो, सुबह के 10 बजने को हैं और ये नई बहू अभी तक अपने कमरे में सोई पड़ी है और आज इसका रसोई में पहला दिन है और ये अभी तक अपने कमरे में है। तुम रुको जी, अभी मैं इसकी खबर लेती हूँ। नई बहू, अरे ओ नई बहू। कुछ देर बाद जूली वहां आती है। क्या बात है मम्मी जी, क्यों सुबह सुबह इस घर को मच्छी बाजार बनाकर रखा है? छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? हितांश, हितांश जरा बाहर आना तो। अब क्या हुआ जूली डार्लिंग? तुम चुपचाप से अपने बाप को समझा लो कि वो मुझसे तमीज में रहकर बात किया करे। पिताजी, आपने सुना जूली ने क्या कहा? नालायक, इस दिन के लिए पैदा किया है क्या तुझे कि तू अपनी बीवी का जोरू का गुलाम बन जाए? बस आपसे ही सीखा है पिताजी। जूली की सास खाने की लिस्ट नई बहू के हाथ में देती है और कहती है, ये ले, ये तेरी पहली रसोई की लिस्ट है। आज तुझे ये सब खाना हम सबके लिए बनाना है और हाँ, उसके बाद किचन की साफ सफाई भी कर देना। सासू माँ, ना तो मैं खाना बनाऊंगी और ना ही सफाई करूंगी। बहू आई है घर में, कोई काम वाली बाई नहीं जो उसे आते ही काम बता दिए। भले ही ससुराल में मेरा पहला दिन हो, लेकिन इस पहले दिन से अब आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो मेरी प्यारी ननद जी, पहले तो आप इस घर की साफ सफाई करोगी और सासू माँ आप बनाएंगी खाना, और वो भी मेरी पसंद का। मैं ये सब नहीं करूंगी, समझी? देवरानी जी, ये सब क्या कह रही हैं आप? हम इस घर की बहू हैं और ससुराल वालों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। जेठानी जी, इन जैसे फर्जी लोगों के लिए काहे का फर्ज? इनके साथ तो यही होना चाहिए। बड़ी जुबान चलती है तेरी, मैं तो तुझे छत से धक्का ही दे दूंगी, फिर तू भूतनी बनकर भटकती रहना
और ये हो गई आपकी कही बातों की सारी रिकॉर्डिंग। अब अगर सासू माँ आप